प्यारे बच्चों, मैं प्रीति सिंह, प्रवक्ता राजकीय कन्या इंटर कॉलेज इंदुपुर देवरिया से आज आपके समक्ष कक्षा 11 विषय भौतिक विज्ञान का अध्याय 7 कणों के निकाय तथा घूर्णी गति के भाग 8 को लेकर उपस्थित हूँ। बच्चों, इसके पिछले भागों का अध्ययन आपने कर लिया है और निश्चित ही ये समझ गए होंगे कि किसी भी दृढ़ पिंड की गति व्यापक रूप में घूर्णन तथा स्थानांतरण का संयोजन होती है। यदि कोई पिंड किसी बिंदु या सरल रेखा के अनुदिश स्थिर है तो उसमें केवल घूर्णी गति होती है। बच्चों, हम जानते हैं कि स्थानांतरण गति में जो गतिज चर राशियां होती हैं, जैसे रेखीय विस्थापन, रेखीय वेग भी के सदृश ही घूर्णी गति में कोणीय विस्थापन थीटा तथा कोणीय वेग ओमेगा की अवधारणा है। इसी प्रकार बच्चों, रेखीय त्वरण के समतुल्य कोणीय त्वरण, बल के समतुल्य बल आघूर्ण, रेखीय संवेग के समतुल्य कोणीय संवेग होता है। बच्चों, जब हम स्थानांतरण और घूर्णी गति की समतुल्यता की बात कर रहे हैं तो अभी भी एक प्रश्न का उत्तर देना शेष है कि घूर्णी गति में द्रव्यमान के समतुल्य राशि क्या है। बच्चों, आज हम इसी विषय पर इस भाग में चर्चा करेंगे और यदि आप इस भाग को देखेंगे तो निश्चित ही आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकेंगे कि घूर्णी गति में द्रव्यमान के समतुल्य राशि क्या है। तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं कि आज इस भाग 8 में हमारे चर्चा के बिंदु क्या क्या हैं। तो सबसे पहले हम जड़त्व आघूर्ण यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है इसको जानेंगे, समझेंगे। उसके बाद परिभ्रमण त्रिज्या, रेडियस ऑफ जाइरेशन, जड़त्व आघूर्ण का भौतिक महत्व, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे चर्चा करेंगे, समझेंगे। फिर लास्ट में जड़त्व आघूर्ण का व्यवहारिक उपयोग क्या होता है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, आइए सबसे पहले आज का जो हमारा पहला टॉपिक है जड़त्व आघूर्ण यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है इसको जानें। बच्चों, विवेचना को सरल बनाए रखने के लिए यहाँ पर हम एक स्थिर अक्ष के परितः केवल घूर्णी गति की बात करेंगे, केवल घूर्णी गति को कंसीडर करेंगे। मान लीजिए कोई कैपिटल M द्रव्यमान का एक दृढ़ पिंड है। ये कोई कैपिटल M द्रव्यमान का दृढ़ पिंड है जो कि इस जेड अक्ष के परितः ओमेगा कोणीय वेग से घूर्णन कर रहा है। मान लीजिए कि ये जो पिंड है n कणों से मिलके बना है, M1, M2, M3, M4, M5, M6, इसी प्रकार Mn कणों से मिलके ये बना हुआ है। बच्चों, हम जानते हैं कि किसी घूर्णन करते हुए पिंड का प्रत्येक कण घूर्णन अक्ष के परितः एक वृत्ताकार पथ पर गति करता है। बच्चों, सभी कणों की ये जो कण है, ये सभी कण के जो कोणीय वेग होगा वो एक समान होगा, लेकिन रेखीय वेग भिन्न भिन्न होगा। बच्चों, हम जानते हैं कि किसी भी कण का घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी r है और ओमेगा कोणीय वेग से वो गति कर रहा है तो उसका जो रेखीय वेग होता है v = r ओमेगा होता है। बच्चों, यहाँ पे अगर हम ये मान लें कि ये M1 द्रव्यमान का कोई कण है जिसकी घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी r1 है और ये ओमेगा कोणीय वेग से इस घूर्णन अक्ष z के परितः घूर्णन कर रहा है, तो इस बिंदु पे इस M1 द्रव्यमान का रेखीय वेग क्या होगा उसको हम लिख सकते हैं v1 = r1 ओमेगा। अब इस M1 द्रव्यमान के कण का गतिज ऊर्जा अगर k1 हो तो हम लिख सकते हैं k1 = ½ m1 v1 स्क्वायर। यहाँ से बच्चों v1 की वैल्यू अगर हम k1 में पुट करें, यहाँ से देखिए अगर v1 की वैल्यू इस k1 में पुट करें तो ये आ जाएगा ½
1 और V1 की जगह क्या हो जाएगी R1 ओमेगा का स्क्वायर, और ये इसकी वैल्यू आ जाएगी हाफ M1 R1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। इसी प्रकार यदि कोई कण यहाँ पे M2 है और उसके घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी R2 है, तो उसके लिए जो काइनेटिक एनर्जी K2 इक्वल टू हो जाएगी हाफ M2 R2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। इसी प्रकार कोई अन्य कण M3 है और उसके घूर्णन अक्ष से दूरी लंबवत दूरी जो है R3 है, तो हम लिख सकते हैं उस कण की जो गतिज ऊर्जा K3 इक्वल टू 1/2 M3 R3 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। इसी प्रकार बच्चों जो nवां कण होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी हम लिख सकते हैं Kn इक्वल टू 1/2 Mn Rn स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अब पूरे पिंड की जो गतिज ऊर्जा होगी, अलग अलग जो कणों की गतिज ऊर्जा है उसके योग के बराबर होगी, तो वो कि जो गतिज ऊर्जा होगी घूर्णी गतिज ऊर्जा होगी, और इसको हम लिख सकते हैं K इक्वल टू K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस डैश डैश प्लस यहाँ पे हम लिख सकते हैं Kn, और इसकी वैल्यू जब पुट करेंगे तो K इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ पे देखिए K1 की वैल्यू क्या आई है हाफ, यहाँ से देखिए M1 R1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस K2 की वैल्यू है हाफ M2 R2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और K3 की वैल्यू है हाफ M3 R3 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस Kn की वैल्यू है हाफ Mn Rn स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अब इस इक्वेशन में देखिए हाफ ओमेगा स्क्वायर सारे टर्म्स में है, कॉमन है, तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, यहाँ से K इक्वल टू हाफ और ब्रैकेट में लिख सकते हैं M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर प्लस यहाँ से देखिए M3 R3 स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस Mn Rn स्क्वायर, और बाहर हम ब्रैकेट के ओमेगा स्क्वायर लिखेंगे। तो इस प्रकार देखिए आप लिख सकते हैं K इक्वल टू 1/2, और इस जो ब्रैकेट में टर्म्स हैं आप देखिए ये n पदों का योग है, इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा I इक्वल टू 1 to n Mi Ri स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। बच्चों यहाँ से दृढ़ पिंड के अभिलक्षण को व्यक्त करने के लिए, दृढ़ पिंड के कैरेक्टरिस्टिक को व्यक्त करने के लिए एक नए पैरामीटर को परिभाषित करते हैं जिसको I से डिनोट करते हैं, और हम लिखते हैं I इक्वल टू सिग्मा I इक्वल टू 1 to n Mi Ri स्क्वायर, और इस I को बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया या जड़त्व आघूर्ण। बच्चों यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो जड़त्व आघूर्ण है पिंड के कोणीय वेग पे निर्भर नहीं कर रहा है, यह दृढ़ पिंड का तथा उस अक्ष का अभिलक्षण है जिसके परितः पिंड घूर्णन कर रहा है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जड़त्व आघूर्ण पिंड के गति पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि पिंड का द्रव्यमान अक्ष के परितः किस प्रकार वितरित है। तो बच्चों यहाँ से हमने लिखा इक्वल टू सिग्मा
I इक्वल टू 1 to n MIRI स्क्वायर। अब इस कैपिटल I मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे और यहाँ पे हमें प्राप्त होगा, जब इसकी वैल्यू इसमें पुट करते हैं तो K इक्वल टू हाफ I ओमेगा स्क्वायर। तो इस प्रकार किसी भी अक्ष के परितः जो कि स्थिर है उसके परितः घूर्णन कर रहे पिंड की जो गतिज ऊर्जा K इक्वल टू होगी हाफ I ओमेगा स्क्वायर, जहाँ ओमेगा पिंड का कोणीय वेग है और I उस अक्ष के परितः पिंड का जड़त्व आघूर्ण है। तो बच्चों हम आइए इस इक्वेशन से जड़त्व आघूर्ण को परिभाषित करते हैं। देखिए हमें ये सूत्र प्राप्त हुआ कि I इक्वल टू सिग्मा I इक्वल टू 1 to n MIRI स्क्वायर। इसको हम जड़त्व आघूर्ण को परिभाषित कर सकते हैं कि किसी दृढ़ पिंड का किसी दी हुई अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण पिंड के समस्त कणों के द्रव्यमान तथा उनकी अक्ष से संगत दूरियों के वर्ग के गुणनफल के योग के बराबर होता है। जड़त्व आघूर्ण का SI पद्धति में मात्रक किलोग्राम मीटर स्क्वायर है और इसका विमीय सूत्र ml स्क्वायर होता है। बच्चों जड़त्व आघूर्ण न तो अदिश राशि होती है और ना ही सदिश राशि, इसको आप समझ सकते हैं। जड़त्व आघूर्ण अदिश राशि क्यों नहीं है? क्योंकि अभी आप आगे देखेंगे कि जैसे जैसे हम दृढ़ पिंड जो है उसके घूर्णन अक्ष की स्थिति को बदलेंगे तो जड़त्व आघूर्ण भी बदल जाता है, इसलिए ये अदिश राशि नहीं हो सकता। इसी प्रकार यदि घूर्णन अक्ष फिक्स है और हम डायरेक्शन ऑफ रोटेशन चेंज करें, कहने का मतलब है कि यदि पिंड दायां वर्त में घूर्णन कर रहा है तो उसका जड़त्व आघूर्ण ज्ञात कर ले, फिर उसको वामावर्त रोटेट करा के घूर्णन करा के उसका जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होता है। दक्षिणावर्त और वामावर्त के लिए जड़त्व आघूर्ण का मान समान होता है, इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी भी नहीं हो सकती। तो बच्चों ये एक टेंसर क्वांटिटी होती है। बच्चों K इक्वल टू होता है हाफ I ओमेगा स्क्वायर। अभी हमने निकाला था कि घूर्णी गति ऊर्जा है इक्वल टू K इक्वल टू 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। और हमें पता है कि यदि कोई m द्रव्यमान का पिंड भी वेग से गतिशील है तो उसका जो काइनेटिक एनर्जी होगी K वो होती है K इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। बच्चों हमने इसके पिछले भागों में आपको ये बताया कि जो लीनियर वेलोसिटी होती है, ये रेखीय वेग जो होता है उसके समतल घूर्णी गति में कोणीय वेग ओमेगा होता है। इसी प्रकार द्रव्यमान के समतुल्य राशि घूर्णी गति में यहाँ से आप कंपैरिजन करें तो आप देख सकते हैं कि वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। तो इस प्रकार बच्चों घूर्णी गति में द्रव्यमान की जो समतुल्य राशि होती है वो होती है जड़त्व आघूर्ण या मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो बच्चों आपने जड़त्व आघूर्ण का अध्ययन कर लिया। अब इस सूत्र का प्रयोग करते हुए, इस कॉन्सेप्ट का प्रयोग करते हुए आइए हम एक सरल स्थिति में जड़त्व आघूर्ण के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। यहाँ पे देखिए L लंबाई की नगण्य द्रव्यमान की छड़ के सिरों पर लगे दो द्रव्यमानों से बने एक निकाय जो अपने द्रव्यमान केंद्र से गुजरती छड़ के लंबवत अक्ष के परितः घूम रहा है का जड़त्व आघूर्ण क्या होगा, इसका जड़त्व आघूर्ण हमें प्राप्त करना है। तो हमें क्या दिया, L लंबाई का नगण्य द्रव्यमान का एक छड़ है। मान लीजिए ये कोई छड़ है A B जिसका द्रव्यमान नगण्य है, नेग्लेजिबल है और उसकी लेंथ है स्मॉल l। हम ये मान लेते हैं कि इन दोनों सिरों A और B पर एक समान द्रव्यमान है, लगे हुए हैं ऐसे, और हम इस पूरे निकाय का जो द्रव्यमान मान लेते हैं कि कैपिटल M होगा। तो इस सिरों पे लगे द्रव्यमान क्या हो जाएंगे, m/2, क्योंकि सिरों पे हम समान द्रव्यमान मान रहे हैं और टोटल निकाय का द्रव्यमान कैपिटल M है। अब इस AB छड़ का क्या होगा, जो सेंटर ऑफ मास क्या होगा, इसका मिडिल पॉइंट, और इस बिंदु से होकर जाने वाली जो लंबवत रेखा है उसके
परितः ये ए बी छड़ क्या हो रहा है, रोटेट कर रहा है, घूर्णन कर रहा है। तो इस छड़ की इस अक्ष के परितः मोमेंट ऑफ इनर्शिया जड़त्व आघूर्ण क्या होगा, आइए इसको समझते हैं। ये सेंटर ऑफ मास जो है, चूंकि ये ए बी के मिड पॉइंट पे है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ये जो डिस्टेंस होगी ए सी L/2 और यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो जाएगी L/2 सी बी। बच्चों अब इस पूरे निकाय का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम ज्ञात कर सकते हैं। ये I हो जाएगा इस A द्रव्यमान का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस अक्ष के परितः और इस B द्रव्यमान का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस अक्ष के परितः क्या होगा, उन दोनों का योग हो जाएगा। तो इस A द्रव्यमान के लिए हो जाएगा I m/2 मल्टीप्लाइड बाई L/2 का स्क्वायर प्लस इस B द्रव्यमान के कारण मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा m/2 L/2 का स्क्वायर और ये हो जाएगा m/2 इंटू L स्क्वायर बाई 4 प्लस m/2 इंटू L स्क्वायर बाई 4 और इसको हम लिख सकते हैं mL स्क्वायर बाई 8 प्लस mL स्क्वायर बाई 8 और यहाँ पे हो जाएगा ये 2mL स्क्वायर बाई 8 और इसको सॉल्व करेंगे तो I हो जाएगा mL स्क्वायर बाई 4। इस प्रकार बच्चों L लंबाई की नगण्य द्रव्यमान की छड़ के सिरों पर लगे दो द्रव्यमानों से बने एक निकाय जो अपने द्रव्यमान केंद्र से गुजरती छड़ के लंबवत अक्ष के परितः घूम रहा है का जड़त्व आघूर्ण I mL स्क्वायर बाई 4 होगा। बच्चों यहाँ पे देखिए इस सारणी में विशिष्ट अक्षों के परितः कुछ नियमित आकार के पिंडों के जड़त्व आघूर्ण का मान दिया गया है। बच्चों इस नियमित आकार के पिंडों के जड़त्व आघूर्ण का जो मान है उसको व्युत्पन्न करना आपके सिलेबस में नहीं है, इसका आप उच्च कक्षाओं में अध्ययन करेंगे। बस आप ये जान लें कि ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है इन विशिष्ट जो पिंड हैं। जैसे कि R त्रिज्या का एक पतला वृत्ताकार वलय है तो वलय के तल के लंबवत केंद्र से गुजरती हुई अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण mR स्क्वायर होगा। इसी वलय के व्यास के परितः जड़त्व आघूर्ण mR स्क्वायर बाई 2 होगा और इसी प्रकार L लंबाई की पतली छड़ है और मध्य बिंदु से गुजरती लंबाई के लंबवत जो अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण mL स्क्वायर बाई 12 होगा। इसी प्रकार बच्चों R त्रिज्या की वृत्ताकार चकती है और उसके केंद्र से गुजरती तल के लंबवत जो अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण mR स्क्वायर बाई 2 होगा और इसी प्रकार R त्रिज्या की वृत्ताकार चकती के व्यास के परितः जड़त्व आघूर्ण mR स्क्वायर बाई 4 होगा और R त्रिज्या का खोखला बेलन की अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण mR स्क्वायर होगा। R त्रिज्या का यदि ठोस बेलन है, बेलन की अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण mR स्क्वायर बाई 2 होगा और R त्रिज्या का ठोस गोला है तो व्यास के परितः जड़त्व आघूर्ण 2mR स्क्वायर बाई 5 होगा। बच्चों सारणी से आप देख सकते हैं कि यदि किसी पिंड की घूर्णन अक्ष की स्थिति बदली जाती है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बदल जाता है। इसलिए बच्चों किसी भी पिंड के जड़त्व आघूर्ण के साथ उसके घूर्णन अक्ष की स्थिति स्पष्ट करना आवश्यक है। किसी भी घूर्णन अक्ष के सापेक्ष किसी घूर्णन करते पिंड का द्रव्यमान किस प्रकार वितरित होता है घूर्णन अक्ष से, तो बच्चों उसके लिए उसके माप के लिए एक नया पैरामीटर यहाँ पे हम परिभाषित करते हैं जिसे रेडियस ऑफ जाइरेशन या परिभ्रमण त्रिज्या कहते हैं। यह पिंड के कुल द्रव्यमान तथा जड़त्व आघूर्ण पे निर्भर करता है। बच्चों इसकी विमा लंबाई के विमा के समान होती है। आप इस सारणी से देख सकते हैं कि हम लिख सकते हैं I कैपिटल M स्मॉल k स्क्वायर, जहाँ पे k रेडियस ऑफ जाइरेशन है। जैसे कि अगर आप एग्जाम्पल लें, ये L लंबाई की पतली छड़ के लिए मध्य बिंदु से गुजरती लंबाई के लंबवत I की वैल्यू mL स्क्वायर बाई 12 है तो हम इसको लिख सकते हैं I mk स्क्वायर स्मॉल k स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा mL स्क्वायर अपॉन 12, ये हो जाएगा m
स्मॉल के स्क्वायर, और यहाँ से के स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी एल स्क्वायर अपान 12, या ये कह लें के की वैल्यू आ जाएगी एल अपान अंडर रूट 12। इसी प्रकार बच्चों आर त्रिज्या का पतला वृत्ताकार वलय है, उसके व्यास के परितः मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर बाई 2 है, तो उसके लिए जो के की वैल्यू आएगी वो होगी स्मॉल के इक्वल टू आर अपान रूट 2। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रेडियस ऑफ जायरेशन किसी भी पिंड के घूर्णन अक्ष का और पिंड का एक ज्यामितीय गुण होता है। तो बच्चों आइए हम रेडियस ऑफ जायरेशन को परिभाषित करते हैं, समझते हैं कि रेडियस ऑफ जायरेशन होता क्या है। तो बच्चों सपोज करिए कोई पिंड है और ये किसी जेड अक्ष के परितः रोटेट कर रहा है, और इस अक्ष के परितः इसका जड़त्व आघूर्ण I है, और हम एक ऐसा बिंदु कंसीडर करें जहाँ पे ये मान लें कि पूरे पिंड का द्रव्यमान जो m है यहाँ पे केंद्रित है। उस द्रव्यमान m का इस घूर्णन अक्ष से दूरी अगर हम k ले लें और वो इतनी हो कि इसका स्क्वायर करके इस पिंड के द्रव्यमान से गुणा करने पर इस अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण के बराबर हो जाए, तो इस दूरी को रेडियस ऑफ जायरेशन या परिभ्रमण त्रिज्या कहेंगे। कहने का अर्थ है यदि I इक्वल टू एम के स्क्वायर हो जाए, जहाँ के इस उस बिंदु का जहाँ पे हमने ये माना है कि पूरा द्रव्यमान केंद्रित है, घूर्णन अक्ष से दूरी है, तो इस प्रकार के स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा I बाई एम, और यहाँ से हम लिख सकते हैं के इक्वल टू अंडर रूट I बाई एम। बच्चों तो रेडियस ऑफ जायरेशन की जो विमा होती है वो डिस्टेंस की विमा होती है। तो बच्चों इस प्रकार परिभ्रमण त्रिज्या रेडियस ऑफ जायरेशन को हम परिभाषित कर सकते हैं कि किसी अक्ष के परितः किसी पिंड की परिभ्रमण त्रिज्या अक्ष से एक ऐसे कण की दूरी है जिसका द्रव्यमान संपूर्ण पिंड के द्रव्यमान के बराबर है तथा जिसका जड़त्व आघूर्ण दी गई अक्ष के परितः पिंड के वास्तविक जड़त्व आघूर्ण के बराबर होता है, के इक्वल टू अंडर रूट I बाई एम। बच्चों इस प्रकार आप देख सकते हैं कि किसी पिंड का किसी अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण निर्भर करता है पिंड के द्रव्यमान पर, घूर्णन अक्ष के परितः द्रव्यमान वितरण पर और पिंड के सापेक्ष घूर्णन अक्ष की स्थिति पर। आइए जरा हम समझते हैं कि जड़त्व आघूर्ण का भौतिक महत्व क्या होता है। व्हाट इज फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बच्चों यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है या गतिकी अवस्था में है तो उसकी अवस्था परिवर्तन के लिए अगर वो रेखीय गति है तो उस पर एक बल लगाना पड़ता है, और हम ये भी जानते हैं कि कोई भी पिंड अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है, पिंड के इस गुण को हम जड़त्व कहते हैं। तो बच्चों अगर हम रेखीय गति की बात करें तो हम देखेंगे कि जिस पिंड का द्रव्यमान जितना ज़्यादा है वो उतना ही अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करेगा। कहने का मतलब है कि पिंड का द्रव्यमान रेखीय गत्या अवस्था में उसके जड़त्व की माप होती है। इसी प्रकार यदि हम घूर्णीय गति की बात करें, कोई पिंड विराम अवस्था में है जिसको घूर्णन कराना हो या कोई घूर्णन कर रहा हो और उसके कोणीय वेग को परिवर्तित करना है तो उस पर एक बल आघूर्ण लगाना पड़ता है, और ये बल आघूर्ण उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे निर्भर करता है। जिस पिंड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा उस पर ज़्यादा बलाघूर्ण लगाना पड़ेगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी पिंड का द्रव्यमान उसकी रेखीय गत्यावस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करता है, वह उसकी रेखीय गति के जड़त्व का माप है। उसी प्रकार दी गई अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण घूर्णीय गति में परिवर्तन का प्रतिरोध करता है, अतः इसको पिंड के घूर्णीय जड़त्व का माप माना जा सकता है। बच्चों चाहे वो रेखीय गति हो या घूर्णीय गति हो, पिंड जो है वो अपने गत्यावस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करता है, विरोध करता है, और जब रेखीय गति होता है तो वहाँ पे द्रव्यमान जो होता है उसके जड़त्व का माप होता है, और घूर्णीय गति में उसका जड़त्व आघूर्ण उसके घूर्णीय जड़त्व का माप होता है। आइए इसको और अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए चित्र में A और B दो पहिया हैं जो समान द्रव्यमान के हैं। ये अपने तल के लंबवत केंद्र से होती हुई अक्ष के परितः घूर्णन
कर रहे हैं। अगर ये विराम अवस्था में है और इनको घूर्णन कराना हो तो हम देखेंगे कि बी पर ए की तुलना में ज़्यादा बल आघूर्ण लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप चित्र से देख सकते हैं कि ए का जो पहिया है इसमें ये जो द्रव्यमान है वो समान रूप से वितरित हैं, और बी पहिए में जो इस बी फिगर में देखिए जो पहिए का जो ये द्रव्यमान है वो घेरों पे ज़्यादा है। तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ए आई बी वो क्या होगा? आई ए से ज़्यादा होगा, अर्थात आई बी इज ग्रेटर देन आई ए। तो इसलिए बी को घूर्णन कराने में ज़्यादा बल आघूर्ण लगाना पड़ता है, और एक बार जब ये पिंड घूर्णन करने लगता है तो हम देखेंगे कि ए पहले रुक जाता है और बी थोड़ा और देर तक घूर्णन करता है। बच्चों आइए हम जड़त्व आघूर्ण के व्यवहारिक उपयोग को समझें कि जड़त्व आघूर्ण का व्यवहारिक उपयोग क्या है। व्हाट इज प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो बच्चों जड़त्व आघूर्ण के गुण का सबसे अच्छा उपयोग इंजनों में किया जाता है, चाहे वो वाष्प इंजन हो या ऑटोमोबाइल इंजन हो, उसमें किया जाता है। बच्चों क्या होता है कि इंजन के जो शैफ्ट होते हैं उसको रोटेट कराने के लिए बल आघूर्ण लगाना पड़ता है। चूँकि बल आघूर्ण का मान घटता बढ़ता रहता है तो शैफ्ट की गति एक समान नहीं हो सकती। तो इस शैफ्ट की गति को एक समान बनाए रखने के लिए ये शैफ्ट पर एक भारी बड़ा पहिया रख दिया जाता है, लगा दिया जाता है, ताकि इसकी गति एक समान बनी रहे। ये कैसे हो सकता है इसको समझिए। इस पहिए का जो जड़त्व आघूर्ण होगा वो ज़्यादा होता है, और अब जब शैफ्ट को रोटेट कराया जाता है तो इस रोटेशन की वजह से ये जो पहिया है जिसे फ्लाईव्हील या गतिपालक चक्र कहते हैं, ये भी क्या होगा? रोटेट होगा। अब बल आघूर्ण का मान यदि घटता हो या बढ़ता हो तो इस पे गति में कोई फर्क नहीं पड़ता, ये इसके गति को एक समान बनाए रखता है। तो इस प्रकार जड़त्व आघूर्ण का गुण का प्रयोग इंजनों में किया जाता है। इसी प्रकार बच्चों जड़त्व आघूर्ण के गुण का उपयोग बच्चों के खिलौनों में किया जाता है। आपने देखा होगा कि बच्चों के खिलौने चाहे कार हो, बाइक हो, ट्रक हो, उसके नीचे छोटा सा गतिपालक चक्र लगाया जाता है, जिसको हम फर्श पर रगड़कर गति अवस्था में लाते हैं, और उसको जब छोड़ देते हैं तो वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कारण कुछ दूर तक आगे बढ़ता है। इसी प्रकार बच्चों आप दैनिक जीवन में अक्सर मोटर कार, साइकिल, रिक्शा, स्कूटर देखते हैं। आपने अगर ध्यान दिया होगा तो देखा होगा कि मोटरसाइकिल, रिक्शा, स्कूटर इत्यादि के जो पहिए होते हैं उसका जो द्रव्यमान होता है ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या होता है? वो घेरों पे होता है, और वो द्रव्यमान स्पोक्स या तानों के द्वारा केंद्र से जुड़े होते हैं। ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि इस पहिए का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अधिक हो। फॉर एग्जाम्पल यदि कोई साइकिल सवार साइकिल चला रहा है तो यदि वो साइकिल चलाना बंद भी कर दे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कारण वो कुछ दूर आगे जाता है, डिसबैलेंस नहीं होता है और वो संतुलित अवस्था में रहता है। यदि इस तानों की जगह, इस स्पोक की जगह एक वृत्ताकार चकती लगा होता, डिस्क लगा होता, तो जैसे ही साइकिल सवार अगर साइकिल चलाना बंद कर दे तो वो क्या होगा? असंतुलित होकर गिर जाएगा। बच्चों आशा करते हैं कि आपको आज का ये भाग समझ में आया होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, इसके व्यवहारिक यूज क्या है, इस फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, ये आप समझ गए होंगे। तो बच्चों जल्दी से इस भाग से संबंधित ये प्रश्न को नोट कर लीजिए, घर पे करिएगा, और इससे संबंधित और भी क्वेश्चन जो होंगे जो आपके बुक में, इसको भी आप हल करिएगा। इसके अगले भाग में हम आपको एक अचल अक्ष के परितः घूर्णी गति तथा बलाघूर्ण द्वारा किया गया कार्य क्या होता है घूर्णन गति में, उसके बारे में बताएंगे। धन्यवाद।